नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। ठीक है, उसने इक्वेशंस दे दी 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस 19y माइनस 47z इज इक्वल टू 32, है ना। चलिए ये तीन इक्वेशंस दे दी और क्या बोल रहा है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। बताइए कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं और इसको सॉल्व करिए। ये 47 है, 47, ठीक है। चलिए तो बस हमें क्या करना है, बस लिख देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, बस हम हमारा जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी हम रैंक निकाल लेंगे। चलिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, ab इज इक्वल टू 2 माइनस 3 7 5 3 1 माइनस का 3 13 2 19 माइनस का 47 एंड 32, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे बड़े नंबर्स आ जाए 47 32, इनको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन उतना ही छोटा रहता है, इन नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं। बस हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालना है। तो रैंक हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है रैंक निकालने का। हम सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जो हमारी नॉन जीरो रोज हैं वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक है। चलिए तो इसको इक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके। तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लेते हैं। तो R2 में क्या हम लगा देते हैं, R2 को इसको जीरो बनाने के लिए R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1। R2 को हम क्या लगा देते हैं, R2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये जीरो हो जाएगा। चलिए अब इसको भी जीरो बनाना है तो R3 में हम क्या लगा देते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस का R1, R3 माइनस का R1। चलिए दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 3 7 5, R2 में क्या लगाना है, R2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये क्या हो जाएगा 0। 1 माइनस माइनस का प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 9/2 प्लस का 1, 9/2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11/2, 11/2। चलिए माइनस 3 माइनस का 3/2, 3 7 21, 21/2 माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 21/2 एंड दिस इज द 3 दैट इज द 6/2। तो 21 और 6 इज द 27/2, है ना, माइनस का आ जाएगा 27/2, 27/2, ठीक है। चलिए एंड इसको भी लगाएंगे, 13 माइनस का 3/2 यानी कि 15/2, 15/2, 13 माइनस का 15/2 क्या है, 13 माइनस का 15/2, ठीक है, 13 माइनस का 15/2, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 कितना है 7.5, तो 13 में से 7 गए अगर तो कितने बचते, 6 नहीं बच के कितने बचेंगे, 5.5 यानी कि 11/2, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, R3 माइनस का R1, R3 माइनस R1, तो ये तो 0 बन गया। 19 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22, माइनस का 47 माइनस का 7, तो 7 दूना 14, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 54 एंड 32 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 27। चलिए ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अभी हमने क्या करा, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, अब इसको भी हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो
एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 सब में है, तो मैं ये लगा देता हूँ R2 को क्या कर देता हूँ मैं, R2 को R2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे रहा हूँ, तो ये डिवाइडेड बाय 2 भी हट जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 भी हट जाएगा, एंड ये डिवाइडेड बाय 2 भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसको जीरो बनाने के लिए क्या लिख ले रहा हूँ, R3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, R3 में मैं क्या लगा ले रहा हूँ, R3 में मैं लगा ले रहा हूँ R3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। चलिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो एज इट इज आ जाएगा, 2 माइनस 3 7 एंड 5, R2 भी एज इट इज आ जाएगा, 0 11 माइनस का 20। ये आपको जैसे मैंने 2 हटा दिया ना, इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये लिखना है, उसके बाद में वापस से मैट्रिक्स लिखना है। चूंकि मेरे पास में अवेलेबल है कि मैं मिटा सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐसा मत कर देना। ये लिखने के बाद में आपको नीचे बाकायदा मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद में ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। एंड 11 3 थर्ड रो का 0 तो 0 ही रहेगा, 22 माइनस का 22 इज द 0, माइनस का 54 माइनस का 54 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 दुआ अगेन 54 प्लस का 54, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी हो गया 0। एंड 27 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में है या नहीं। तो पहला वाला टर्म ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे 2 0 होना चाहिए, हाँ है। पहले वाला टर्म 1 होना चाहिए, ये नहीं है 1, तो इसमें अगेन मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर ले रहा हूँ। क्या यूज़ कर ले रहा हूँ, R1 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, किससे, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, R1 को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। चलिए, तो नीचे आप फिर से लिखना, इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया, बाकी सब में 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। चलिए, उसके बाद में ये वाला भी 1 होना चाहिए, है क्या 1 नहीं है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, R2 को क्या करूँगा 11 से डिवाइड कर दूंगा। तो दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर लिया R2 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इसको 11 से डिवाइड किया तो 1 बन जाएगा, इसको भी 11 से डिवाइड कर दो और ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये इक्लोन फॉर्म में है, तो अब हम बोल देंगे दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म। चलिए अब हम रैंक निकाल लेते हैं, तो हमारे ए मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर है, ए की जो रैंक है ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 एंड 2, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 2। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हम निकालेंगे, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी रैंक किसके बराबर है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये नॉन जीरो कोई सी भी नॉन जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट है, ये नॉन जीरो नहीं है, तो इसकी रैंक किसके बराबर हो गई, 3 के बराबर हो गई। चूँकि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। हम क्या बोल देंगे, इस वजह से हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, हेंस नो सॉल्यूशन। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चूंकि हमने हमारा जो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, और चूंकि ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसने हमें क्वेश्चन में इनको सॉल्व करने के लिए भी बोला, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इज इक्वल टू म्यू। Have no solution, a unique solution,
या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जो एग्जाम में जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, वो बोलता है कि हमें लेमड़ा और म्यू की वो वैल्यूज़ बताइए जिसके लिए या तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और उसकी रैंक हमें निकालना है। चलिए हम बना लेते हैं। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। ठीक है, चलिए तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा ab इज इक्वल टू 1 1 1 6 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 3 10 1 2 lambda mu 1 2 lambda and mu। चलिए तो हमें क्या करना है, बस इसकी रैंक हमें निकालना है। तो चलिए रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मैं R2 माइनस R1 लगा दे रहा हूँ और इसमें मैं R3 माइनस R1 लगा दे रहा हूँ, ताकि ये दोनों टर्म्स मेरे 0 हो जाएंगे। चलिए तो इसमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R3 R2 को मैं क्या कर ले रहा हूँ, R2 को मैं लगा ले रहा हूँ R2 माइनस R1 एंड R3 को मैं क्या लगा ले रहा हूँ, R3 को लगा ले रहा हूँ R3 माइनस R1। चलिए तो ये तो एज इट इज रहेगी 1 1 1 6 1 1 1 6 R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 10 माइनस 6 4 R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 lambda माइनस 1 एंड दिस इज द म्यू माइनस 6। चलिए तो ये आ गया मेरे पास में कौन सा मैट्रिक्स, ये आ गया मेरे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A B, ये आ गया मेरे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इक्लोन फॉर्म के लिए इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा आसानी से। R2 माइनस R1 इसमें मैं लगा दे रहा हूँ, सॉरी R3 को क्या लगा ले रहा हूँ, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, ताकि ये भी 0 बन जाएगा। तो 1 1 1 6 0 1 2 4 एंड 0 R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 2 लेमड़ा माइनस 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू लेमड़ा माइनस 3 म्यू माइनस 6 माइनस का 4 यानी कि म्यू माइनस 10। चलिए तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इस तरीके से हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन से फॉर्म में, इक्लोन फॉर्म में। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारा इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कि लेमड़ा और म्यू की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये 3 कंडीशंस आए। तो हम सबसे पहली कंडीशन ले लेते हैं नो सॉल्यूशन। सबसे पहली कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, नो सॉल्यूशन। सबसे पहली कंडीशन हम ले रहे हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए तो हमारा नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन तब होता है जब हमारी रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इन दोनों की रैंक अगर बराबर ना हो तो हमारा नो सॉल्यूशन रहता है। तो अब हम इसमें लेमड़ा और म्यू की क्या वैल्यू रहे जिससे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और ए बी की वैल्यू जो है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों की रैंक बराबर ना रहे। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला टर्म मेरे पास 0 हो जाता है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो तब तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं बन पाएगी। नो सॉल्यूशन का मतलब ए वाला तो मेरे पास में क्या आ जाए, इसकी रैंक मेरे पास में 2 आ जाए मान लो, और इसकी रैंक पूरे की रैंक 3 रहे,
अगर इस तरीके की कंडीशन बने कि जब दोनों की रैंक बराबर ना रहे, अगर मान लो कि लेमड़ा की वैल्यू 3 के बराबर और म्यू की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, तब तो इन दोनों की रैंक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब दोनों की रैंक बराबर ना हो तो दोनों की रैंक बराबर कब नहीं होगी, जब लेमड़ा की वैल्यू अगर मान लो कि 3 के बराबर है, लेमड़ा की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और म्यू की रैंक अगर 10 के बराबर ना हो, अगर लेमड़ा की वैल्यू तो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, लेमड़ा की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये तो 0 के बराबर है, तब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मान लो कि म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, तो उस केस में ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया और ये वाला टर्म 0 नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे जो ए की जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, इस वाली कंडीशन में ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। और जो हमारा ए बी है जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक किसके बराबर रहेगी, 3 के बराबर, यानी कि ए की और ए बी की रैंक बराबर नहीं रहेगी। तो इस केस में जो है हमारा नो सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जब हमारी लेमड़ा की वैल्यू 3 के बराबर रहे और म्यू की वैल्यू 10 के बराबर ना रहे तो इस कंडीशन में हमारा नो सॉल्यूशन वाली केस आएगा, यानी कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेगी। चलिए अब सेकेंड केस हमें क्या बोल रहा था, तो यूनिक सॉल्यूशन। चलिए तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप देख लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों की रैंक बराबर हो और वो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन्स की। तो हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, यानी कि जब हमारी ए की रैंक और ए बी दोनों की रैंक किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो। अब दोनों की रैंक 3 के बराबर कब होगी, दोनों की रैंक 3 के बराबर तब होगी जब लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर ना आए। जब लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहे, यानी कि लेमड़ा इज नॉट इक्वल टू 3, लेमड़ा इज नॉट इक्वल टू 3, तब हमारी वैल्यू क्या रहेगी, जो ए की वैल्यू क्या है, हमारे ए मैट्रिक्स की रैंक क्या रहे, ए मैट्रिक्स की रैंक हमारी 3 रहेगी। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ए की रैंक कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और अगर ये 0 नहीं हुआ तो हमारे ए बी की रैंक भी किसके बराबर रहेगी, 3 के ही बराबर रहेगी। हाँ, हमें म्यू से कोई लेना देना नहीं है, अगर म्यू की वैल्यू कितनी भी हो, म्यू की वैल्यू कितनी भी हो, अगर लेमड़ा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं रही तो ए की रैंक किसके बराबर रहेगी, 3 के बराबर रहेगी। और ए की रैंक अगर 3 के बराबर रहेगी तो ए बी की रैंक भी 3 के बराबर रहेगी। यानी कि अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उस केस में लेमड़ा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दोनों की रैंक तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन वो लेस देन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन। हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है, यानी कि दोनों की रैंक तो बराबर रहे लेकिन वो 3 से क्या रहे, कम रहे। रैंक तो दोनों की बराबर रहे लेकिन वो 3 से कम रहे। चलिए तो अब दोनों की रैंक बराबर होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 के इक्वल नहीं रहा, अगर ये 3 के इक्वल नहीं रहा तब तो इसकी रैंक किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू भी 0 होना चाहिए और ये वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तभी हमारी रैंक 3 से क्या रहेगी, कम रहेगी। कितनी रहेगी, 2 रहेगी। चलिए तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू भी 0 के बराबर होना चाहिए और जो हमारी म्यू माइनस 10 की वैल्यू भी 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि लेमड़ा की वैल्यू 3 होना चाहिए
और म्यू की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए, तब हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगी। क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू अगर 3 रही तो ये 0 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 10 रही तो भी ये 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी, ए बी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब दोनों मैट्रिक्स की रैंक बराबर हो जाएगी और वो 3 से कम रहेगी तो उस केस में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है रैंक निकालने में, जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको इक्लोन फॉर्म तक कन्वर्ट करने में कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें लेमड़ा और म्यू की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो, जब हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, लेमड़ा और म्यू की वो हमें वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो जब नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन तब होता है जबकि हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक बराबर ना हो। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है एंड दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब ये इन दोनों की रैंक बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों की रैंक बराबर कब नहीं होगी, जब बराबर नहीं रहेगी जब लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू तो क्या रहे, 0 रहे, लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू तो 0 रहे, लेकिन म्यू माइनस 10 की वैल्यू 0 के बराबर ना रहे। इस कंडीशन में हमारी जो है ये ए और बी, ए बी की रैंक बराबर नहीं रहेगी, इसलिए हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सेकेंड केस क्या बोला कि लेमड़ा और म्यू की वो वैल्यू बताइए जिसमें कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो हमारा ए और ए बी दोनों की रैंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास में 3 है। चलिए तो ये वाले इसकी रैंक 3 के बराबर कब होगी, जब ये लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं रही, यानी कि लेमड़ा इज नॉट इक्वल टू 3 रहा, तब हमारी ए की जो रैंक है वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और ए की रैंक और ए बी की रैंक भी कितनी रहेगी, 3 रहेगी, यानी कि इसके बराबर रहेगी, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर। यानी कि जब लेमड़ा 3 के बराबर नहीं है तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे म्यू का कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक बराबर हो और वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो। तो नंबर ऑफ अननोन 3 है तो 3 से कम हमें रैंक चाहिए। 3 से कम रैंक कब आएगी, जब लेमड़ा माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर रहेगी और म्यू माइनस 10 की वैल्यू भी 0 के बराबर रहेगी, यानी कि लेमड़ा की वैल्यू 3 के बराबर और म्यू की वैल्यू 10 के बराबर, तब हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे।